प्यारे साथियों, जब भी हमें मकान बनाना होता है या घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी नींव को मजबूती से रखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा मकान भी मजबूत होगा और काफी दिन तक चलेगा। तो इसी तरह प्यारे साथियों, हम रसायन विज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं कार्बनिक रसायन की। तो उससे पहले कि हम कार्बनिक रसायन पढ़ना शुरू करें, हम कार्बनिक रसायन में काम आने वाले जितनी भी बेसिक चीजें हैं, यानी कि जो कार्बनिक रसायन की नींव है, उसको मजबूत कर लें तो बेटा हमारी कार्बनिक रसायन भी अच्छे से तैयार हो जाएगी और एक एक चीजें समझ भी आएगी। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं या जिनको बेसिक से केमिस्ट्री समझना है या जो शुरुआत से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हम ये बेसिक क्लास को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। वैसे आपने नाम तो सुना होगा हाइड्रोकार्बन का। यदि आप कक्षा 11 में हो तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, यदि आप 12 में हो तो भी इन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आइए फिर बेटा चलते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कार्बन जो होता है ये बेटा प्रकृति में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसकी जिसकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो 6 होती है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है बेटा, ये कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6। तो कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब किसी भी चीज का परमाणु क्रमांक अगर 6 है या किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसमें दो चीजें बताता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और दूसरा प्रोटॉन की संख्या। तो हमें यह पता हो जाना चाहिए कि अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। बस अभी सिर्फ इतना जानो, अब उसके आगे चलते हैं। और बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम कार्बन का करते हैं तो कितना होता है? तो अगर हम KLMN से करेंगे तो बेटा 2 और 4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। यानी कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन के आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है या कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो आपको बताना है कि जो कार्बन की संयोजकता होती है, संयोजकता वो 4 होती है। संयोजकता मतलब क्या? संयोजकता का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आखिरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। और ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी दूसरे तत्व से संयोग करने के काम में आते हैं या बंध बनाने के काम में आते हैं। आज हम बहुत बेसिक चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बन सहसंयोजी बंध ही क्यों बनाता है, साझेदारी ही क्यों करता है, वो धात्विक बंध क्यों नहीं बनाता, या फिर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दान क्यों नहीं देता, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करता, या ऋण आयन क्यों नहीं बनाता, धन आयन क्यों नहीं बनाता। इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब पर आज ये पूरा वीडियो होगा। तो प्यारे साथियों, आइए अब हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन की, जिसके साथ साथ हम ये सारी चीजें जानेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। दो चीजों से, कौन कौन? पहला तो कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है, कार्बन का प्रतीक C होता है। हाइड्रोजन पे चर्चा करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 6 होते हैं, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। हम प्रतीक के नीचे परमाणु क्रमांक दर्शाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बताता है। आगे आ जाइए, कह रहा है कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक। अब आपने बहुत ढेर सारे यौगिक देखे होंगे, जैसे आपका CH4, जैसे आपका C2H6, जैसे आपका
C2H2 C2H4, ये सब क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं। आप देखो, एक कार्बन परमाणु है, 4 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु है, 6 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु है, 4 हाइड्रोजन परमाणु है। क्या आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ दिख रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जितने भी मतलब यौगिक मैंने लिखे हैं यहां पर, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सीधी सीधी बात। अन्य जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न होते हैं या इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात करें कि हाइड्रोकार्बन, तो समझ गए गुरुजी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन हो गए। अब यह बताइए कि हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा हाइड्रोकार्बन अब आगे चल के 2 प्रकार में बांटे जा सकते हैं या बांटे जाते हैं। पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेटा पूरी तरह से 4 के चारों बंध, मतलब देखो कार्बन जो होगा, ध्यान से सुनना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे परंतु कहीं भी कार्बन में आपको डबल बंध देखने को नहीं मिलेगा। सीधा सीधा इस तरह से कहा जाए कि इस कार्बन में चारों बंध क्या है? सिंगल है। यह पहचान होती है किसकी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। मतलब इसमें आपको द्विबंध देखने को नहीं मिलेगा, कार्बन के पास हमेशा एक बंध देखने को मिलेगा या एक एक बंध बनाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन एक बंध बनाता है, द्विबंध नहीं बनाता, 3 बंध नहीं बनाता, वो क्या होते हैं बेटा? सीधा सीधा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH4। जैसे आपका ये हमने मान लो कोई कार्बन की श्रृंखला ले लिया और ये बेटा क्या हो गया? ये इसमें हमने हाइड्रोजन लगा लिया। अब आप इसमें गौर से देखो तो क्या कहीं आपको द्विबंध दिख रहा है? नहीं गुरुजी, इसमें पूरी तरह से क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कहीं भी हमको 2 बंध देखने को नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या होगा? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कहीं भी 2 या 3 बंध नहीं पाया जाता, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं चर्चा करूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप पाओगे कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होगा। हाइड्रोजन कार्बन तो है ही इसमें, परंतु एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिल गई, मतलब यहां पे कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध मिल गया, या फिर कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध मिल गया। कार्बन और कार्बन के मध्य बेटा या तो द्विबंध मिल गया या तो आपके पास कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध मिल गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन तो ये भी है लेकिन ये असंतृप्त है, इसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन बंध नहीं लगे हुए हैं। यहां और हाइड्रोजन लग सकते थे, ये बंध अगर हम तोड़ दें तो एक हाइड्रोजन और लग सकता था। सॉरी, इसको बेटा सही कर लेना, ऐसे होगा, यहां पर और हाइड्रोजन लग सकते थे। अगर ये बंध मैं हटा दूं, ये जो कार्बन और कार्बन के मध्य बंध बना हुआ है, ये बंध अगर मैं हटा दूं तो बेटा यहां पर 1 और 2 कार्बन और लग सकते थे। लेकिन चूंकि यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य ही डुअल बंध बन गया, कार्बन कार्बन के ही मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो बेटा इसे हम कह देंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये पूरी तरह से सेचुरेटेड नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें और हाइड्रोजन जोड़े जा सकते थे यदि ये कार्बन आपस में 2 बंध ना बनाता तो बेटा इसको हम असंतृप्त कहेंगे कि ये पूरी तरह से संतृप्त नहीं है। तो बेटा कहने का मतलब सीधा सीधा से ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? तो बेटा एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और एल्कीन और एल्काइन बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हम इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे एल्केन और एल्कीन और एल्काइन पर किसी अगले वीडियो में, लेकिन यहां पर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन पे ही चर्चा करेंगे और कुछ नहीं। तो हमने 3 बातें जानी
पहली बात तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरी बात हमने जानी क्या कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है और पूरी तरह से हाइड्रोजन लगे होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है? सिंगल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है? सिंगल बंध। या कार्बन अकेला, तो ये इसमें भी सारे बंध कैसे होंगे? सिंगल बंध। तो बेटा और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना लगा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे की बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध देखने को मिल गया, कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध देखने को मिल गया, पूरी तरह से हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, तो इसको बेटा हमने कह दिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात ये आती है कि गुरुजी हाइड्रोकार्बन जो होता है ये बनता क्यों है? हाइड्रोकार्बन क्यों बनता है? और आपने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता क्यों है? हाइड्रोकार्बन बनता क्यों है? थोड़ा इस पे चर्चा कर लें। अब बेटा अगर आप कार्बन को गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और 2 और 4 इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी में आप कोई भी तत्व उठा करके देख लो तो वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। और यहां पर कार्बन के आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि कार्बन का अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है। यदि अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक का मतलब क्या कि इसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या गुरुजी सबका अष्टक पूरा करने के लिए उसको 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं? यदि ऐसा है तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके परमाणु क्रमांक तो 1 है, इसके आखिरी कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसका अष्टक कैसे पूर्ण होगा? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे के एलिमेंट से तो गुरुजी इसका आखिरी कोष पहला ही कोष है और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसका अष्टक में पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हम कहां से लेकर के आएंगे? तो बेटा अगर देखो अष्टक का मतलब सीधा सीधा हुआ कि आपके पास वर्ग 18 के तत्व तो आपने पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में वर्ग 18। इसमें आपका रखा हुआ है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। इनमें हीलियम को छोड़कर, हीलियम के आखिरी कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाकी सबके आखिरी कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन पाए। और बेटा ये जो तत्व होते हैं ये अक्रिय गैस तत्व कहे जाते हैं, अक्रिय गैस तत्व कहे जाते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, सबके आखिरी कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु यहां पर हीलियम अपवाद के रूप में माना गया है क्योंकि इसके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु फिर भी इसको अक्रिय माना गया है। तो हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन के आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको और कहीं से मिल जाए तो इसके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यह हीलियम के जैसा बन जाएगा, तो यह भी अक्रिय हो जाएगा, फिर इसको किसी से क्रिया करने की जरूरत नहीं, इसका अष्टक पूरा माना जाएगा। मतलब आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे हुए हैं वो सारे के सारे तत्व इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहें, और यही नियम अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना अष्टक नियम कहलाता है। अब बात यह आती है गुरुजी कि इनकी तरह बनना चाहते हैं तो इनकी तरह बनने के लिए करना कुछ होगा, ऐसे तो बन नहीं जाएंगे। मान लो सपोज दैट कार्बन के पास आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा नहीं है और ये इनकी तरह बनना चाहता है, तो क्या गुरुजी कार्बन जो है हीलियम की तरह नहीं बनना चाहेगा? भाई इसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 किसी को दे दे तो इसके आखिरी कोष में 2 बच जाएगा, या 4 किसी को दे देगा तो यहां पर 2 बच जाएगा, तो गुरुजी हीलियम के जैसे बन जाएगा। ये अष्टक ही क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों जरूरी है इसके लिए? तो बेटा हर तत्व अपने पास वाले
अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करना चाहता है, जो उसके पास हो, उसके करीब हो। जैसे अगर मैं सोडियम को लूंगा तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और मेरे पास सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं तो 2 8 1 आता है और इसके आखिरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा? ये चाहे तो ये हीलियम की तरह भी बन जाएगा तो भी इसका अष्टक पूरा माना जाएगा, और ये इन किसी की तरह बन जाएगा तो भी इसका अष्टक पूरा माना जाएगा। तो बात यहां आती है कि गुरुजी इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये इसकी तरह बन जाएगा। लेकिन ये इसकी तरह नहीं बनना चाहेगा, ये अपने पड़ोस वाले, अपने पास वाले अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त करना चाहेगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। तो एक बात बताओ, इस सोडियम के पास वाला अक्रिय गैस तत्व कौन सा है? तो आप कहो गुरुजी नियान है। इसका परमाणु क्रमांक 10 है, इसका 11 है, तो इसके पड़ोस वाला ये है। इसका पड़ोस वाला कौन है? नियान है। तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा? ये नियान की तरह बनना चाहेगा, ना कि हीलियम की तरह। बस यही कारण होता है। अब बात जब कार्बन की आई, अब समझ गया कि अपने पड़ोसी की तरह बनना चाहेगा। अब बात कार्बन की आई कि कार्बन गुरुजी इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वाला अक्रिय गैस तत्व नियान है। इसके पास वाला अक्रिय गैस तत्व नियान है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। अब इसके पास वाला अक्रिय गैस तत्व कौन है? 6, उसके बाद 4 10। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले तो ये इसकी तरह बन सकता है। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसके आखिरी कोष में कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मतलब गुरुजी 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, मतलब इन दोनों के बीच में इसका घर है। ये दोनों का पड़ोसी है, हीलियम का भी पड़ोसी है और नियान का भी पड़ोसी है। ये 4 लेगा तो इसके जैसे बन जाएगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके जैसे बन जाएगा। मतलब ये दोनों की तरह बन सकता है। तो अब बात ये आई कि कार्बन को करना क्या चाहिए? कार्बन को नियान के जैसे बनना चाहिए, हीलियम के जैसे बनना चाहिए? भाई अष्टक तो उसको पूरा करना है, अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को पूरे ही करने हैं। तो कार्बन को क्या करना चाहिए? मतलब हीलियम की तरह बनना चाहिए या फिर नियान की तरह बनना चाहिए? इसके लिए बेटा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात को समझना। देखो, अब बात आई कार्बन के 6 परमाणु क्रमांक और 2 और 4 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अब एक बात बताओ आप मुझे कि यदि आप गौर से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कार्बन की जो पहली कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पहली कोष है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। जो दूसरी कोष है इसकी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2। थोड़ा सा इसको अलग कलर से बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। बेटा इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और क्या हमें पता है कार्बन के बारे में? तो गुरुजी हमें यह पता है कि कार्बन के अंदर, कार्बन के पास क्या क्या है? गुरुजी इसका परमाणु क्रमांक 6 होने की वजह से इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इतनी बातें हमें पता है। अब ये प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं? ये नाभिक में पाए जाते हैं। कहां? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? ये कक्षा में पाए जाते हैं, जिसमें चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर प्रोटॉन पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। अब बात ये आती है कि अगर गुरुजी इसको, हमें इसका अष्टक पूरा करना है तो या तो हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, है ना?
भाई अष्टक का मतलब अगर आप गौर से देखो तो इस नियान के जैसा बनने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, नियान के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर ये कहीं से ले ले तो ये किसकी तरह बन जाएगा, नियान की तरह बन जाएगा। तो यदि मैं 4 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दूं, अब मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेकर के आया या अलग अलग ही तत्व लेकर के आए इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो मान लो बेटा यहां पर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, मतलब 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखा हुआ है। नहीं समझे, 6 प्रोटॉन जो नाभिक में होते हैं, ये जो प्रोटॉन यहां पर नाभिक में है 6 ठो, इन 6 प्रोटॉनों ने इन 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ करके रखा है और ये उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बेटा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो इनके मध्य भी आकर्षण बल कार्य करता है, तो इसको बांध के रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब बात ये आती है कि गुरुजी मान लो हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, पहले कितने थे, पहले टोटल 4 2 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं इसको अष्टक पूरा करने के लिए, गुरुजी 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको कहीं से दे दें तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल तो 4 और 4 8 तो हो जाएंगे, लेकिन 2 और भी तो है, 8 तो 10 हो जाएंगे ना। चलो ठीक है, तो हमें मान लो हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन गुरुजी 6 और 1 7 हो गए, लेकिन प्रोटॉन अभी भी हमारे पास 6 है। हमने चलो ठीक है 6 प्रोटॉनों ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखा, अब मान लो हम इसको और इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, और इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गुरुजी 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, लेकिन प्रोटॉन पहले भी 6 थे, अभी भी प्रोटॉन 6 हैं। हमने 1 इलेक्ट्रॉन और इसे दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन 9 हो गए कुल, और प्रोटॉन कितने हैं कुल 6 हैं। अब हुआ क्या, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हम बढ़ा रहे हैं ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए, इसके आखिरी वाली कोष में इलेक्ट्रॉन हम देते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं दे रहे ना, प्रोटॉन की संख्या तो नहीं बढ़ रही ना। इसका मतलब सीधा सीधा कि जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसका, तो प्रोटॉन तो जितना अगर पहले 6 था तो अभी भी 6 ही है, और 6 प्रोटॉन ने मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन को पहले पकड़ रखा था, लेकिन अब कितना हो गया, 6 प्रोटॉन मिलकर के 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखे हैं कि नहीं रखे पकड़ के, तो अब जो है 9 इलेक्ट्रॉन तो ये पकड़ सकते हैं 6 प्रोटॉन मिलकर के, लेकिन अब इनको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यदि और बढ़ाया गया तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी, तो 6 प्रोटॉनों को मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 आदमी मिलकर के 6 आदमी को पकड़ के रखे हैं, अब 1 आदमी तुमने और बढ़ा दिया, पकड़ने वाले 6 हैं लेकिन भागने वाले अब 7 हो गए, तो अब उन 6 आदमियों को थोड़ा मुश्किल होगी। 1 आदमी और आपने भागने वाला ऐड कर दिया उसी में, अब पकड़ने वाले अभी भी 6 हैं लेकिन भागने वाले 8 हो गए 9 हो गए, अब 6 लोग 9 लोगों को पकड़ के रखे हैं, तो अब क्या होगा, अब चांसेस ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है अपनी कक्षा को छोड़ करके। अब आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, अब आपने 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया, यानी कि 10 भागने वाले लोग कर दिए और 6 लोग पकड़ने वाले कर दिए, तो 6 लोगों को मिलकर के 10 लोगों को संभाल पाना अब मुश्किल हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर जा सकता है। इस कारण से असंभव हो जाएगा 6 प्रोटॉनों का मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना, इस कारण से बेटा ये इसको हम कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, और यदि हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते तो सीधी सीधी बात हो गई, कार्बन कभी भी C4+ नहीं बनाता, कार्बन कभी भी C4- नहीं बनाता, क्योंकि जिसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना बेटा उस पर माइनस आएगा,
जिस पर हम इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, मान लो सपोज दैट, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं, सब पे माइनस ज्यादा है, मतलब माइनस चार्ज है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो 4 माइनस ज्यादा हुए कि नहीं हुए? लेकिन कभी भी कार्बन 4 माइनस नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि बेटा 6 प्रोटॉनों का, 6 प्रोटॉन का या 6 प्रोटॉनों को मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना या पकड़ के रखना असंभव है। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा अपने परमाणु को छोड़ करके। तो इसका मतलब कार्बन कभी भी 4 माइनस नहीं बना सकता, यानी कार्बन को हम 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो गुरुजी अब ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि यहां पर ये नियान की जैसी संरचना तो नहीं प्राप्त कर सकता। अब क्या करें? अब इसका अष्टक कैसे पूरा होगा? अब हम ये काम कर सकते हैं कि इससे अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आखिरी में इसके 2 बचेगा। देखो ये चारों को निकाल दो आप, तो आखिरी वाले में कितना बचा? 2। इसका मतलब ये हीलियम के जैसे बन जाएगा, और हीलियम के जैसा बन गया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका अष्टक पूरा हो गया। तो क्या गुरुजी हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? आइए निकाल करके देखते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे, हमने चाहा कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चले जाएं। कैसे? अब समझिएगा। समझिएगा, बहुत मजा आता है बेटा। बस हमको चीजों को क्या करना है ना, बहुत डीपली जाके समझना है, और जब डीपली जाके समझेंगे, गहराई से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं। अब मान लो हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन 2 और 4 के और एल में इसके पास 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है कुल और 6 प्रोटॉन है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले 6 प्रोटॉन लिख लें और फिर 6 इलेक्ट्रॉन लिख लें। ऐसा है पूरे कार्बन के पास, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है। अब हमने क्या किया, अब हमने बेटा इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बेटा जब हम इससे बाहर निकालते हैं तो कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन तो हम निकाले नहीं बाहर, हमने क्या निकाला? इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो प्रोटॉन कितने बच गए? 6, और इलेक्ट्रॉन बचे 5, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब पहले 6 प्रोटॉन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे थे, अब 6 प्रोटॉन मिलकर के 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं। अब मान लो जब हमने पहली बार पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो ऊर्जा बहुत कम देनी पड़ी हमें, ठीक है बेटा, ऊर्जा कम देनी पड़ी। कैसे? जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारा पास कार्बन है, ये कार्बन का क्या हो गया बेटा, ये कार्बन का हो गया कक्षा। पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें बेटा कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप एक बात बताओ, 6 प्रोटॉन मिलकर के इन 6 प्रोटॉन मिलकर के इन 6 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखे हुए हैं। यदि हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें बेटा क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। सपोज दैट कोई 6 आदमी मिलकर के 6 आदमी को पकड़ के रखे हैं, आप छुड़ाना चाहते हो, तो आप जैसे छुड़ाओगे तो अपनी तरफ खींचोगे, खींचने पर आपकी ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। जब उसको खींचेंगे तो ऊर्जा लगेगी, और जब आपने खींचने के लिए ऊर्जा लगाया तो वो आदमी बाहर आ गया। तो मान लो हमें जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला ऊर्जा दे करके तो हमें बहुत कम ऊर्जा लगी और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल गया। कम ऊर्जा देनी पड़ी और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और 5 बचे। फिर इस बार हमें क्या करना पड़ा? इस बार फिर हमने बेटा 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे तो जितनी ऊर्जा लगी थी, जब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या अब भी उतनी ऊर्जा लगेगी? आप कहोगे नहीं सर जी, पहले 6 आदमी मिलकर के 6 आदमी को पकड़े हुए थे, अब 6 आदमी मिलकर के 5 आदमियों को पकड़े हुए हैं, तो अब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी।
अब 6 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़े तो अब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आदमी निकलेगा या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बेटा अब मान लो हमने और अधिक ऊर्जा दी, इससे ऊर्जा थोड़ा सा कम दी, थोड़ा सा ऊर्जा पहले वाले में जितनी दी थी उससे थोड़ा सा अधिक दिया, ऊर्जा अधिक दिया, थोड़ा सा ऊर्जा अधिक दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन बचे 4, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 6 हैं। प्रोटॉन अभी भी 6 है। अब क्या होगा गुरुजी? अब मान लो बेटा हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बेटा और निकाल दिया। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन हम और निकालना चाहे, क्योंकि हमें तो चारों निकालने थे। जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब बताओ जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेटा क्या होगा? अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर 6 प्रोटॉन मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं, 6 आदमी 4 आदमी को पकड़ के रखे हैं। अब थोड़ा सा ऊर्जा इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और अधिक देनी पड़ेगी, जितना इसमें दिए थे उससे थोड़ी सी अधिक ऊर्जा और देनी पड़ेगी, तब ये निकलेगा। तो अब बेटा कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 6 हैं। अब बात आई कि हमने गुरुजी 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब आई चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी, मतलब इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी। अब बात ये भी फंस गई कि अब 6 प्रोटॉन मिलकर के 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं। यहां पे 6 प्रोटॉन है और ये 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं और हमें इसको निकालना है। नहीं समझे? ये 6 प्रोटॉन मिलकर के, ये तो निकल चुका है, ये भी निकल चुका, ये भी निकल चुका। अब ये 6 प्रोटॉन मिलकर के 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं। अब 6 लोगों ने 3 लोगों को पकड़ के रखा है, मतलब एक आदमी को 2 लोग पकड़ के रखे हैं। तो अब निकालना बेटा क्या होगा? असंभव हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। इस कारण से हम इससे चारों इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि कार्बन कभी भी C4+ नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे, 3 इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लिए, जैसे ही चौथा निकालना चाहे वैसे ही हमने पाया कि अब 2 प्रोटॉन मिलकर 6 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हैं, 6 प्रोटॉन मिलकर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखे हैं। अब ये नहीं निकलेगा, अब बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस कारण से कार्बन कभी भी C4 नहीं बनाता, C4+ नहीं बनाता, क्योंकि 2 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखते हैं। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल चुके होते हैं, जब हम 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल चुके होते हैं तो बेटा 2 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। अब निकाल पाना मुश्किल है, मतलब कि चौथे इलेक्ट्रॉन को, इसके ऊपर की बात मैं यहां लिख रहा हूं, चौथे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना असंभव है, असंभव है। मतलब कार्बन से ना हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ना उसको हम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो कार्बन जो है ना तो इसकी तरह बन सकता है, ना तो इसकी तरह बन सकता है। तो गुरुजी अब क्या करें? अब क्या करें? अब ये कैसे अष्टक पूरा करेगा? तो अब इसके पास एक चारा और बचा। क्या? यदि मान लो आप अपने पड़ोसी की तरह बनना चाहते हो। सपोज दैट आपके पड़ोसी के पास एक लग्जरी कार है, ठीक है? मान लो आपके पड़ोसी के पास एक लग्जरी कार है, आप भी चाहते हो कि हमारे पास कार आ जाए। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि तुम उतने ही पैसे तुम्हारे पास हो, तुम कार लेके चले आओ। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख है और उसके पास 5 लाख की कार है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने 5 लाख बाहर रखो या किसी को दे दो और 10 लाख से, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं,
पड़ोसी की कार 5 लाख की है, तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने 5 लाख बाहर रखो और 5 लाख से कार ले आओ, उसकी तरह बन जाओ, मतलब 5 लाख किसी को दे दो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लो आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं और पड़ोसी की कार 5 लाख की है, तुम चाहते हो कि मेरे पास भी कार हो, मैं भी पड़ोसी की तरह बन जाऊं, तो तुम क्या कर सकते हो, किसी से उधार ले सकते हो 2.5 लाख रुपए, कि भैया कोई मुझे 2.5 लाख रुपए उधार दे दो। जब 2.5 लाख रुपए उधार हो जाएगा तो आपके पास 5 लाख हो गया, उसके बाद आप कार ले आए। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो सपोज दैट कि आपके पास अब मान लो दोनों कंडीशन फेल हो गई, कार्बन के पास दोनों कंडीशन फेल हो गई, ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही दे सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही दे सकता, तो अभी इसके पास तीसरी कंडीशन बची, क्या, साझेदारी। साझेदारी। अब यहां पर एक बंदा और है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी चाहता है, अगर मान लो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास भी कुछ नहीं बचेगा, ये भी चाहता है कि मैं किसी न किसी के साथ जाके जुड़ूं, ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, हीलियम की तरह बनना चाहता है। और कार्बन के पास कोई चारा नहीं है कि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, इसके पास सिर्फ एक चारा है कि ये भी अपना अगर यदि अपना इसको अगर अष्टक पूरा करना है तो ये साझेदारी कर ले। तो ये जाता है किसके पास, हाइड्रोजन के पास। कार्बन गया, हाइड्रोजन था, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन रख दिए कि भाई मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, परंतु मुझे अपना अष्टक पूरा करना है ना। कार्बन के पास आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, और ये ले जाकर रख दिया कि भैया मुझे अपना अष्टक पूरा करना है तो मैं नियान की तरह बन जाऊंगा। तो अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करना है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन ने कहा तुम अपने ही जैसे और हाइड्रोजन लेकर के आओ, एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझसे ले सकते हो। तो ये हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। उसके बाद बेटा दूसरा हाइड्रोजन आया, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके भी 2 पूरे हो गए। एक तीसरा हाइड्रोजन आया और वो भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। और चौथा हाइड्रोजन आया, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया। साझेदारी का मतलब क्या, साझेदारी का मतलब ये कि हाइड्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करना था, अपने आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन करने थे, तो उसने हाइड्रोजन के पास एक थे, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने अपना 2 पूरा कर लिया। एक दूसरा हाइड्रोजन और भी आया, क्योंकि कार्बन का एक हाइड्रोजन से तो काम चलने वाला है नहीं। मान लो तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए और किसी के पास 2 ही लाख रुपए हैं, तो तुम ऐसे 5 लोगों को ढूंढ लोगे ना कि भाई 2 लाख करके मैं इकट्ठा कर लूंगा, है ना। तो आप ऐसे 5 लोग को इकट्ठा करोगे तभी तो तुम्हारे पास 10 लाख होगा, साझेदारी करके भी। तो वही बात है, कार्बन की अगर साझेदारी करना करेगा किसी से तो कार्बन को कितने की साझेदारी करनी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी कि भैया मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तुम भी मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, जब तुम्हें जरूरत हो तब तुम मेरे ले लेना। साझेदारी का मतलब क्या कि 5 लाख की कार है, 2.5 लाख रुपए मेरे पास हैं, 2.5 लाख तुम दे दो, जब तुम्हारी मर्जी हो तुम कार चलाना, जब मेरी मर्जी होगी मैं कार चलाऊंगा। लेकिन पड़ोसी को तो ये पता रहेगा ना कि हाँ इसके पास भी कार होगी, पड़ोसी की तरह मैं भी बन जाऊंगा। बस बात वही। तो बात ये बेटा, अब ये हाइड्रोजन को इसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके 4 हाइड्रोजन को इसने क्या किया, हाइड्रोजन के अष्टक को पूरा करा दिया। अब ये क्या करेगा कार्बन, अब कार्बन ने कहा भैया एक काम करो, तुम भी मुझे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, अपना अष्टक पूरा करना है। तो बेटा कार्बन को भी जब जरूरत हुई तो कार्बन ने 1 2 3 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया और 4 कार्बन के पास थे। अब कार्बन के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से कार्बन ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, वो क्या करता है, वो साझेदारी करता है। और इस तरह से बेटा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोकार्बन में अगर मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या कौन सा बंध पाया जाता है ना, तो याद रखना, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लो मीथेन है, तो मीथेन में अगर आपसे कोई पूछे कौन सा बंध पाया जाता है, तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं ना ये लोग, तो एक एक बंध बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते तो दो बंध बनता है, इसलिए एक एक बंध बनेगा। और ये कौन सा बंध होगा, ये साझेदारी का बंध होगा, इसको सहसंयोजी बंध कहेंगे। सहसंयोजी बंध कौन सा बंध होगा बेटा, ये सहसंयोजी बंध होगा। क्यों, क्योंकि ये साझेदारी से बन रहा है।
तो इस तरह बेटा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो हमेशा याद रखना, कार्बन कैसा बंध बनाता है, हमेशा कार्बन साझेदारी का बंध बनाता है या सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन ना तो प्लस आयन बनाता है ना तो ऋण आयन बनाता है। कार्बन कभी भी आयनित नहीं मिलेगा आपको। अब बेटा आ जाएं बेटा किधर, ये हमने आज काफ़ी चीज़ें सीख ली। एक बार 2 मिनट का रिवीजन करेंगे। आज हमने सबसे पहले जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक, कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी हमने सीखा कि हाइड्रोकार्बन दो तरह से होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोकार्बन को, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त HC मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बंध कैसा होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन के मध्य बंध कौन सा होता है, मध्य बंध कौन सा होता है, बंध, तो मुझे पता चला बंध सहसंयोजी होता है, सहसंयोजी होता है। फिर आगे मुझे क्या पता चला, फिर मुझे आगे एक बात और पता चली कि जो हाइड्रोजन है बेटा वो कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध तो बनाता ही है, साथ साथ कार्बन कभी भी C4- तथा C4+ नहीं बनाता। तो मुझे इतनी बातें पता चल गई। तो बेटा ये छोटा सा रिवीजन था। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों तक जो चाहते हैं कि केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से समझें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उन सभी साथियों के पास भेज दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको केमिस्ट्री का मतलब अगर का भी नहीं आता ना तो इसी चैनल पे आपको पूरी केमिस्ट्री सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।